हेलो स्टूडेंट, मैं आपका शिक्षक मित्र आपका आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम वैल्यू एजुकेशन 247 है, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है। ये वीडियो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में जो है हम जो भी संजीव डेस्क वर्क है उसमें जितने भी मॉडल टेस्ट पेपर दिए गए हैं उन पेपरों पर बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो भी आपको प्राप्त हो सके। देखिए, आज जो हम चर्चा करेंगे वो मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 1 पर चर्चा करेंगे। बोर्ड ने कुछ दिनों पहले, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कुछ दिनों पहले जो है विद्यार्थियों की सुविधा के लिए जो है एक मॉडल पेपर जारी किया था। तो संजीव डेस्क वर्क ने वही मॉडल पेपर जो है अपने मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 1 में दिया हुआ है। तो आप इसको अच्छी तरीके से देखिए, इसमें आपको बहुत ही सहायता मिलेगी। और आगे जो भी मॉडल टेस्ट पेपर पर चर्चा की जाएगी वो भी इसी तरीके के मॉडल टेस्ट पेपर हैं। तो सबसे पहले हम जो हैं इस सीरीज़ का ये पहला मॉडल टेस्ट पेपर पर चर्चा कर रहे हैं। इसमें हम आपको जो खंड ए जो आता है आपका, जिसमें आपके 15 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, उन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर के हम ये आपका जो है वीडियो बनाने जा रहे हैं। इसी तरीके से आपके जो है सभी वीडियो आपको डाले जाएंगे। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारे मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 1 पर चर्चा। तो यहाँ है आपका मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 1 का पहला प्रश्न। यहाँ ये पहले प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं हम। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? देखिए, यहाँ पर PbO लेड ऑक्साइड है जो कि सॉलिड है, एस लिखा हुआ है। देखिए, यहाँ पर जो हम चर्चा करेंगे वो केवल मात्र अभ्यास के रूप में चर्चा नहीं करेंगे, उससे बढ़कर के कुछ चर्चा करेंगे ताकि आपका ज्ञान वर्धन हो सके और आप उस चीज़ को समझ सके। PbOS लिखा हुआ है मतलब वो सॉलिड होता है, प्लस C कार्बन, इस पर भी S लिखा हुआ है ब्रैकेट में, इसका मतलब ये भी सॉलिड है। और यहाँ पर जो है Pb से उत्पाद के रूप में Pb बन रहा है। Pb मतलब लेड बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब गैस बन रही है, तो G लिखा हुआ है। लेकिन प्रश्न हमारा ये है कि ये हो क्या रहा है। देखिए, यहाँ आप जब देखेंगे तो क्रिया कारक में PbO है यानी लेड ऑक्साइड है, और दूसरी तरफ उत्पाद में इसमें से ऑक्सीजन हट गई। ऑक्सीजन का हटना अर्थात इसका अपचयन हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो पहला ऑप्शन है सीसा अपचयित हो रहा है, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, एक ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए चर्चा करते हैं हमारे दूसरे प्रश्न पर। लोहे की फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है? देखिए, प्रश्न ये दो तरीके से आ सकता है। पहला आ सकता है लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या किया जा सकता है, तो उसमें हम ग्रीस भी लगा सकते हैं, पेंट भी लगा सकते हैं और जिंक की परत भी चढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं लोहे के जो फ्राइंग पैन है अर्थात जिसमें हम खाना बनाते हैं, तो उस पर अगर उसको अगर जंग से बचाना है तो ना हम उस पर ग्रीस लगा सकते हैं ना हम उस पर पेंट लगा सकते हैं, क्योंकि इन दोनों चीज़ों से ही हमारा जो भी हम खाना बनाएंगे वो ख़राब हो जाएगा। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, उस पर हम जिंक की एक परत चढ़ा देते हैं। जिंक की परत चढ़ाना जिसको हम गैल्वेनीकरण, गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये एक अलग से भी प्रश्न आ जाता है आपके कि गैल्वेनीकरण क्या है, तो उसका आप उत्तर देंगे कि लोहे पर या सॉरी जस्ते पर जिंक की परत चढ़ाने को हम गैल्वेनीकरण कहते हैं। आगे देखिए, ओ सॉरी, लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाना उसे हम गैल्वेनीकरण कहते हैं। यहाँ पर यह आ जाएगा, जिंक और जस्ता एक ही बात है। अगला प्रश्न है हमारा तीसरा। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें देखिए, जब हम एथेन को खोलते हैं तो उसमें हमें 7 सहसंयोजी आबंध मिलते हैं। इसी तरह का कोई भी प्रश्न, अगर बड़े प्रश्न जब आएंगे जिनको कि मैं समझाऊंगा आपको बोर्ड पर, तो जब बोर्ड पर समझाएंगे तो आप उसे अच्छी तरीके समझाएंगे। अभी फिलहाल आप याद कर लीजिए कि एथेन का जो आणविक सूत्र होता है C2H6 होता है, जिसमें 6 हाइड्रोजन होते हैं और एक जो बंध होता है वो कार्बन कार्बन के बीच में लगा होता है। इस तरीके से 7 सहसंयोजी आबंध इसमें होते हैं। अगला प्रश्न है Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम। तो यहाँ दूसरी तरफ जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिल रहा है और Fe मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ देखिए पहले जो क्रिया कारक में
ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ा हुआ है, Fe के साथ में जुड़ा हुआ है, और दूसरी तरफ ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ा हुआ है, एल्यूमिनियम, अर्थात एल्यूमिनियम ने ऑक्सीजन को हटाया है, एल्यूमिनियम ने ऑक्सीजन को Fe को हटाया है। तो Fe को हटाया है, इसलिए यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया हुई है, और एक अणु का विस्थापन हुआ है, इसलिए ये एक विस्थापन अभिक्रिया है। तो यहाँ पर हमारा द ऑप्शन बिल्कुल सही है। द्विविस्थापन जो है उसमें दो अणुओं का विस्थापन होता है। अगला प्रश्न, पांचवें प्रश्न की चर्चा करते हैं हम। कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलयन का नाम बताना है। तो देखिए, अंडे का जो कवच होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बनता है, CaCO3। अगर उसमें हम उसके कवच को पीस लें, यानी कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम पीस लेते हैं और उसमें हम HCl मिलाएंगे, अर्थात कोई भी अम्ल मिलाएंगे, तो अम्ल मिलाने से कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो अम्ल से क्रिया करके इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा, जो कि बुदबुदाहट के रूप में बाहर निकलती है। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन है HCl। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है, तो इसका क्या मतलब समझेंगे आप, कि खाना बनाते समय अगर बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है, तो इसका मतलब है कि जो ईंधन है उसका पूर्णतः दहन नहीं हो रहा है, अर्थात यहाँ पर जो ब ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। आइए चर्चा करते हैं हमारे सातवें प्रश्न पर। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। देखिए, पादप में दो तरह के संवहन ऊतक होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जल, जाइलम में जय है, जय से बनता है जल, अर्थात ये जल संवहन का काम करता है। अब जल यानी कि जो जड़ों के अंदर होता है, तने में होता है जाइलम, ये क्या करता है, जड़ों से पानी को अवशोषित करेगा, यानी मिट्टी से पानी को अवशोषित कर रहा है। ये तने का जो जाइलम है वो जड़ से पानी अवशोषित करेगा और उसको ऊपर पहुंचाने का काम करता है, मतलब जल संवहन का काम करता है, यानी कि जो पानी मिट्टी में है उस पानी को नीचे से ऊपर तक पहुंचाने का काम करता है। और इसी तरीके से जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम में फ है, यानी फूड यानी भोजन संवहन का काम करता है। अगला प्रश्न है हमारा आठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। देखिए, बात करते हैं सबसे पहले जंतु हार्मोनों की। हमारे अंदर कौन कौन से जंतु हार्मोन है। पहला, पीयूष ग्रंथि पिट्यूटाइन, थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन, एड्रिनल ग्रंथि एड्रिनलिन, वृषण टेस्टोस्टेरोन, अंडाशय एस्ट्रोजन, और एक होती है अग्नाशय इंसुलिन हार्मोन। इस प्रकार से हमारे अंदर 6 हार्मोन बनते हैं। इनके अलावा जो भी ऑप्शन है, जैसे मैंने बताया, इंसुलिन अग्नाशय ग्रंथि बनाती है, थायरॉक्सिन ब ऑप्शन थायराइड ग्रंथि बनती है, ये भी जंतुओं में बनता है। एस्ट्रोजन जो मैंने बताया आपको जंतुओं में अंडाशय बनाता है, मादाओं में बनता है ये। तो अब लास्ट ऑप्शन रह गया आपको साइटोकाइनिन। ये एक पादप हार्मोन है, ये कोशिका विभाजन को बढ़ाता है, यानी एक कोशिका से 2 कोशिका, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से कोशिका विभाजन को ये तेज करता है। और जब कोशिका विभाजन तेज हो जाती है, इसका मतलब फल जो है शीघ्र पकता है, अर्थात ये फलों को शीघ्र पकाने में भी इसका यूज किया जाता है। सीधी रेखा में चलने के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी है। देखिए, प्रमस्तिष्क या अग्र मस्तिष्क सोचना, समझना, याद करना, ये सब काम जो होते हैं वो प्रमस्तिष्क के होते हैं। हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखना, अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करना, ये सब अनुमस्तिष्क का कार्य होता है। तो सीधी रेखा में चलने का जो कार्य है वो अनुमस्तिष्क द्वारा किया जाता है। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति शराब पीता है तो शराबी जो व्यक्ति होता है, शराब जो होता है उस व्यक्ति के अनुमस्तिष्क पर ही का इफेक्ट डालती है, ना कि प्रमस्तिष्क पर। अर्थात शराब पिए हुए व्यक्ति जो होता है वो उसे सब कुछ याद रहता है, उसकी याददाश्त में कोई दिक्कत नहीं, उसकी सोचने समझने की शक्ति कहीं खत्म नहीं होती है, केवल मात्र उसका जो अनुमस्तिष्क भाग होता है वो शिथिल हो जाता है, और इस स्थिति में जो है वो अपने शरीर का संतुलन नहीं बना पाता है। तो यहाँ पर हमारा जो है अनुमस्तिष्क स ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए चर्चा करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अमीबा में जनन की विधि है। देखिए, अमीबा एक कोशिकीय जीव है और इसमें जनन की विधि होती है द्विखंडन, अर्थात ये 2 टुकड़ों में टूट
जाता है। पहले अमीबा कोशिका होती है, आपने द्विखंडन विधि में पढ़ा होगा। सबसे पहले ये पोषण प्राप्त करती है, पोषण प्राप्त करके आकार में वृद्धि करती है, आकार में वृद्धि करने के पश्चात इसके अंदर एक छोटी सी खांच बन जाती है और उससे जो है ये एक कोशिका से दो कोशिका बन जाती है। इस तरीके से अमीबा में जो है द्विखंडन द्वारा जनन होता है। बहुखंडन की बात करें तो बहुखंडन मतलब उसके बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम में होता है। बात करते हैं हम मुकुलन की, जो कि हाइड्रा में होता है, एक छोटा सा मुकुल निकलता है। पुनरुद्ध भवन, शरीर का कोई अंग कट गया, उससे एक नया जीव बन जाता है, जो कि प्लेनेरिया में होता है। इस तरीके से अलग अलग जनन विधियाँ हैं। देखिए साइंस में आप तभी क्लियर हो सकते हैं जब आपको हर एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो, हर एक पॉइंट आपको क्लियर हो। अमीबा में जनन की विधि है द्विखंडन, अगर हमने याद कर लिया इससे हमें काम नहीं चलेगा। हमें पता होना चाहिए बहुखंडन क्या होता है, बहुखंडन किस में होता है, पुनरुद्ध भवन किस में होता है, मुकुलन किस में होता है। तभी हमारा ज्ञान जो है विस्तृत होगा, और जब हमारा ज्ञान विस्तृत होगा तभी हम जो है आगे कर पाएंगे। आनुवांशिकता के जनक हैं। देखिए आनुवांशिकता के जो जनक होते हैं वो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। अब ग्रेगर जॉन मेंडल हैं तो हमें ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि ग्रेगर जॉन मेंडल कौन थे। देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे, इनका जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। ये एक चर्च में पादरी का काम करते थे। जैसे मंदिर में पुजारी होता है, ऐसे ही चर्च में जो होता है वो पादरी होता है। और इन्हें जो है, इनके पास में किसी प्रकार की कोई विशेष डिग्री नहीं थी। इन्होंने ये उद्यान में माली का काम करते थे, साथ में माली का भी काम करते थे, यानी कि एक तरीके से इन्होंने अपने उद्यान में मटर के पौधे उगा रखे थे। तो उन मटर के पौधों पर जब ये काम करते थे तो इन्होंने उन पर प्रयोग किए। प्रयोग कर करके उनके परिणामों के आधार पर इन्होंने 3 नियम बनाए थे। पहला प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम और तीसरा स्वतंत्र अपव्यय का नियम। पृथक्करण का जो नियम होता है उसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। तो इन 3 नियमों को निकालने के कारण इन्हें आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। लेकिन इनके जीवित रहते हुए इनको किसी भी प्रकार की कोई प्रसिद्धि नहीं मिल पाई, यानी इनके जो प्रयोग थे उनको कोई महत्व नहीं दिया गया। उसके पश्चात 3 व्यक्ति थे, कार्ल कॉरेंट्स, वॉन शेरमार्क और ह्यूगो डी ब्रिज। ये 3 जो व्यक्ति थे, इन्होंने इनके कार्यों के ऊपर आगे रिसर्च किया और उसे पाया कि उन्होंने जो नियम खोजे थे, किन्होंने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो नियम खोजे थे वो वास्तव में बहुत ही सही थे, सटीक थे और इनके काम को आगे बढ़ाया। इसलिए इन तीनों व्यक्तियों को उनके मरने के पश्चात भी उनका जो है शिष्य माना गया। हालांकि ये उनके शिष्य नहीं थे, लेकिन उनके काम को आगे बढ़ाने के कारण उन्हें इनका शिष्य माना गया। तो आनुवंशिकता के जनक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, यहाँ पर बाय ऑप्शन बिल्कुल सही आएगा। अब प्रश्न कई बार आपके ये आता है कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे उन्होंने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को ही क्यों चुना। तो उसका कारण है, मटर का पौधा 1 वर्षीय शाक होता है। कहने का तात्पर्य होता है कि ये 2 या 3 महीने में जो है अपनी पूरी आयु प्राप्त कर लेता है। यानी आज बीज उगाएंगे तो 2-3 महीने के अंदर ही इसमें फल भी लग जाएंगे, फूल भी लग जाएंगे, फल भी लग जाएंगे। इस तरीके से जो है परिणाम जो है बहुत जल्दी जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। यानी हम ये देख सकते हैं कि भाई इस टाइप का पौधा उगाया तो ये बीज उगाया तो कौन सा पौधा प्राप्त हुआ। तो पहली बात तो ये है कि ये 1 वर्षीय शाक होता है। दूसरी बात होता है कि इसका जो पुष्प होता है उभयलिंगी होता है, अर्थात उसमें नर और मादा एक में होते हैं। तो उसमें स्वपरागण और परपरागण दोनों होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। और तीसरा जो है, इसमें मटर का जो पौधा होता है इसे जगह कम चाहिए, मतलब थोड़ी सी जगह में हम बहुत सारे पौधे उगा सकते हैं, 3 पॉइंट। और चौथा पॉइंट जो है, इसमें 7 जोड़ी विप्रयासी लक्षण पाए जाते हैं, जैसे लंबा बोना, गोल और झुर्रीदार बीज। इस तरीके से करके 7 जोड़ी लक्षण इसमें पाए जाते हैं, यानी विभिन्नता बहुत ज़्यादा होती है। इन सब कारणों से उन्होंने मटर के पौधे को चुना था। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक और
अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर ज़रूर कर दीजिए। आगे आने वाले वीडियो भी आपको जो है मॉडल टेस्ट पेपर पर आधारित मिलेंगे और इसी तरीके से उसकी विस्तृत चर्चा की जाएगी। निम्नलिखित में से जैविक घटक है। देखिए, पर्यावरण के दो घटक होते हैं, जैविक और अजैविक। जितनी भी जिंदा चीजें हैं भाई, प्रकृति प्रदत्त जितनी भी जिंदा चीजें हैं वो सब जैविक घटक होते हैं, जिसमें हम भी आते हैं। जैविक घटक, जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये जैविक घटक है। इसके अलावा नदी, नाले, तालाब, सूर्य का प्रकाश, वायु, पहाड़, वायुमंडल, ये सब अजैविक घटक है। तो यहाँ पर पादप, मृदा, वायु और जल। तो एकमात्र जो पादप है वो जैविक है, मतलब वही जीवित है, सजीव है, बाकी सब निर्जीव है। तो पादप इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है। जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33। दो चीजों के निरपेक्ष अपवर्तनांक आप अच्छे से याद कर लीजिए, एक तो जल का और एक हीरे का। जल का होता है 1.33 और हीरे का होता है 2.42। अगला प्रश्न है, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के मध्य समय का अंतर लगभग होता है 2 मिनट। जैसा कि आपने पढ़ा होगा अपवर्तन वाला चैप्टर, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही ऐसा होता है। ठीक है, तो आपकी आ सकता है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के पश्चात भी सूर्य दिखाई देता है। किस घटना के कारण? किस प्रकाशीय घटना के कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। कोई विद्युत बल्ब 220 वॉट के जनित्र से जुड़ा हुआ है। यदि बल्ब में 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति क्या होगी? ये एक आपके न्यूमेरिकल प्रश्न है। न्यूमेरिकल प्रश्नों का, सभी प्रश्नों का जो है हम एक चैप्टर अलग से लेंगे। यहाँ फिलहाल आप याद कर लीजिए 110 वाट का बल्ब होगा, शक्ति होगी। किसी चालक के प्रतिरोध का मान निर्भर करता है। देखिए, चालक के प्रतिरोध आर का मान जो निर्भर करता है वो चालक तार की लंबाई पर भी निर्भर करता है, एल पर भी, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, मतलब ए पर भी निर्भर करता है, और चालक के पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, अर्थात उपरोक्त सभी पर वो निर्भर करता है। लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, लंबाई बढ़ाने से बढ़ता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को बढ़ाने से कम होता है आदि। ये आपने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है, नहीं समझ में आया है आपको, तो इन चीज़ों के अपन एक अलग से चैप्टर पूरा ले लेंगे। लघु पतन के समय विद्युत परिपथ में धारा का मान होता है। देखिए, लघु पतन जिसको हम इंग्लिश में शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है कि जब दो तार आपस में टच कर जाते हैं, तो जब दो तार आपस में टच कर जाते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है कि जो तार होता है उसमें विद्युत ऊर्जा बढ़ जाती है, और जब विद्युत ऊर्जा बढ़ जाती है तो उस स्थिति में क्या होता है कि हमारे घरों के तार तो जलता ही जलता है, उसके साथ साथ में उस विद्युत धारा बढ़ने से हमारे घर के सारे उपकरण भी जल जाते हैं। तो इसको हम जो है लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। चुंबक के सजातीय ध्रुव में परस्पर होता है। सजातीय मतलब एक जैसे ध्रुवों के बीच में, जैसे एन और एन को पास में लाएंगे तो सजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब दूर भगाते हैं, और विपरीत ध्रुव जो होते हैं एक दूसरे को पास करते हैं, मतलब एन और एक चुंबक का एन और दूसरे चुंबक का एस, तो वो एक दूसरे के खट से पास आ जाएंगे, चिपक जाएंगे। और अगर सजातीय होंगे, मतलब एन एन और एस एस, इनको अगर हम पास में लाएंगे तो वो दूर जाएंगे। इस तरीके से ये आपका जो है पहला जो मॉडल टेस्ट पेपर है खंड ए, जिसके हमने 15 प्रश्नों पर चर्चा की है, विस्तृत चर्चा की है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद स्टूडेंट्स।